बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। एक अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि जो 27 अप्रैल को समाअत हुई थी इंतखाबात के केस के हवाले से, उसका तहरीरी फ़ैसला आज आ गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की थी। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात इनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह पर बरकरार है। फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ये केस अब दोबारा कल सुबह 11:30 बजे के लिए फ़िक्स कर दिया गया समाअत के लिए। इमरान खान साहब ने एट द सेम टाइम एक कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि पूरी कौम निकले एक मुकर्ररा तारीख़ और वक्त पे, और उन्होंने कहा है कि जस्टिस के साथ हमने इज़हार यकजहती करना है और उनको बताना है कि कौम आपके साथ खड़ी है। और वो कॉल किन अल्फाज में ये सुने। सारी कौम को कहता हूं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए, इसको मुल्क को बचाने के लिए आपने सब ने 5:30 बजे अपने घरों से बाहर निकलना है और 1 घंटे के लिए अपने चीफ जस्टिस को बताना है कि सारी कौम उसके साथ खड़ी है। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूंगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। ये सारी रैलीज फिर से हफ्ते को ही होंगी और वो सारी होंगी अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है। तो ये कह रहे हैं जी, इमरान खान साहब की रैली होगी। सुप्रीम कोर्ट अब कल सुबह इस केस की समाअत करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की भरपूर सपोर्ट में खड़ी है। बट नवाज शरीफ साहब लंदन से क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से भी। अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही इलेक्शन होने से बेंच में है। ये 3-2 वाला या 4-3 वाले में? हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं। एक और बड़ी अहम शख्सियत राना, मैं डॉक्टर राना सनाउल्लाह, वैसे कुछ मामलात के वो डॉक्टर नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले के ऊपर कायम और दायम है। आज जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जो 14 मई को इंतखाबात का हुक्म था वो अपनी जगह पर कायम है। दैट ऑर्डर इज स्टिल इन फील्ड। और कल सुबह उन्होंने समाअत के लिए बुलवा भी लिया है। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की हमायत में रैली का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो डटी हुई है। वो कहती है कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। 3-2 के फैसले को मानते नहीं है, एहतराम करते हैं तो 4-3 वाले फैसले का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम 4 वालों को मानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब पहले कह चुके हुए हैं कि जी अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे हम आपको बुलाएंगे, आप नहीं आएंगे हम भी नहीं आएंगे। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी लकीर खींचने की बात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं बहुत हो चुका। कल मैंने राजा परवेज अशरफ स्पीकर नेशनल असेंबली को इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि अब हालात वो नहीं है कि तौहीन अदालत लगे वज़ीर आज़म के ऊपर, और अगर लगेगी तो फिर देखें पार्लियामेंट क्या करेगी। मैंने कहा जी क्या करेगी पार्लियामेंट? उन्होंने कहा जी वो फिर जब वक्त आएगा फिर आपको। मैं कहा फिर भी बताएं तो सही कि पार्लियामेंट क्या करेगी, क्या कर लेगी पार्लियामेंट। तो कहते कि जी जब वक्त आएगा ना जी फिर आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट क्या करेगी। और 2 चीज़ें आप ज़हन में रखें इस सारी सूरत हाल में, जो ऑलरेडी पार्लियामेंट या मौजूदा हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कर चुके। एक तो ये कि वो 3 जजों पर तौहीन पार्लियामेंट लगाने के हवाले से बात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि इनको हम तलब भी कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तौहीन पार्लियामेंट में। दूसरा ये कि उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। और मैंने राजा परवेज अशरफ साहब से कल जब सवाल में कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमने सुप्रीम कोर्ट के जो फंड्स है उसको ऑडिट करना है। मैंने कहा जी क्या खदशा है, क्यों आप ऑडिट के लिए जा? उन्होंने कहा जी खदशे की क्या बात है, कोई करप्शन नहीं हो तो ऑडिट होता है, बाकी महकमों में करप्शन होती है। मैंने कहा जी वो तो होती है, कहाँ नहीं होती है करप्शन? पाकिस्तान में करप्शन तो होती। कहते फिर बाकियों में होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी होती, तो हमने ऑडिट करना है। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया जा चुका है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने किया है। और वो जी कहते हैं कि 2010 लेके 2021 तक सुप्रीम कोर्ट का जो भी बजट था, जो भी फंड्स उसको मिले थे, उसका हमें ऑडिट करना है कि वो किसने इस्तेमाल किए, किसकी परमिशन से इस्तेमाल हुए, कहाँ पे इस्तेमाल हुए, किसने अपना सवाबदीद कहाँ पर इस्तेमाल किया। मैं कहता हूँ जी कि अगर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से देखा जाए तो अच्छी बात है, ऑडिट्स होने चाहिए। और वो नैब का 800 अरब आज तक मिल ही नहीं रहा। ये भी मैंने कहा था कल राजा साहब को, मैं कहा जी नैब का 800 अरब रुपया गायब है। वो जो कहते हैं कि हमने इतनी रिकवरी की है, उस रिकवरी के सामने 800 अरब रुपए का रिकॉर्ड नहीं है। तो उनको तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुला के आज तक आपने क्या कर लिया?
وہ تو حل نہیں ہوا. سپریم کورٹ کا تو جو بجٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمیٹڈ سا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی تنخواہیں ہوتی ہے جج صاحبان کی, لیکن ایک لمیٹڈ بجٹ ہے, ایک مختصر وہ مطلب کہ 15 جج صاحبان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں سے کیا نکالیں گے. لیکن بہرحال اگر نیت یہ ہے کہ اس آڈٹ کے نام پر سپریم کورٹ کو کسی طرح دیوار کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ ہمیں ان کے 2 فیصلے قبول نہیں ہیں یا پسند نہیں آئے ہیں, تو یہ غلط ہے. ٹرانسپیرنسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ, 100 دفعہ کریں, nobody is above the law. لیکن اگر نیت یہ ہے تو یہ غلط. تو اب آگے ہوگا کیا, یہ بہت بڑا سوال ہے. ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے, نہیں جا رہا ہے, معیشت تو ڈوب رہی ہے, لیکن سیاست میں کیا ہوگا, قانونی پوائنٹ آف ویو سے تجزیہ لیں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. ڈاکٹر رانجھا صاحب استادوں کے استاد ہیں, ہمارے سینئر ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ امتیاز رشید صدیقی صاحب بڑے پرٹیننٹ ہیں آج کل, بڑے اہم ہیں, کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اوپر جو سٹے ہوا ہے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے, وہ امتیاز صدیقی صاحب وکالت کر رہے تھے, اور اپنی وکالت کے جوہر جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دکھایا, اس کے نتیجے میں وہ پی ڈی ایم نے جو بل بنایا تھا نواز شریف کی واپسی کو پلان کرنے کے لیے, اس پر پانی پھیرنے میں بڑی کامیابی سے انہوں نے کام کیا ہے. ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ عارف چوہی صاحب ہمیشہ ہی بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں اور ہمارے سینئر ہیں, اور اظہر صدیق صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, سینئر قانون دان ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, if I may start with you, I follow the calendar of seniority. سر جی اب کیا ہونے والا ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم تو قائم ہیں, وہ ادھر سے خان صاحب نے پولیٹیکل سپورٹ کا بھی اعلان کر دیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. بتائیں اپنے چیف جسٹس کو کہ قوم ساتھ کھڑی ہے, لیکن حکومت تو ڈٹی پڑی ہے سر. حکومت کہتی ہے کہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے. ہونے کیا جا رہا ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو باشعور حکومت ہے وہ اپنی عدلیہ کو اسٹرینتھن کرتی ہے, اور حکومت کی جو طاقت ہے وہ آزاد عدلیہ میں ہوتی ہے. اگر آپ عدلیہ کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ اتنی فخر والی بات نہیں, یہ بلکہ گھٹیا بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح عدلیہ کو تذلیل کرنے کے مترادف ہے, اور ان کو اس سے باز آنا چاہیے. عدلیہ کو طاقتور بنانا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے. اور آپ کے آئین کی روح یہ ہے کہ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ اینڈ ناٹ سبارڈینیٹ ٹو اینی انسٹیٹیوشن. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کو پر کاٹیں, یہ خواہش ہر ایگزیکٹو کی ہوتی ہے. کوئی ایگزیکٹو ایسی نہیں دنیا میں جو یہ خواہش نہیں رکھتی, لیکن وہاں سینس پرویل کرتی ہے. اور جو ایگزیکٹو ہے یا پارلیمان ہے, دے رادر سپورٹ دا جوڈیشری دین میکنگ اٹ اسمال اینڈ انفیکٹو ان آئیز آف پیپل. جب حکومت کسی عدالت کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ حکومت جو ہے اٹ ٹیکس اے نوز ڈائیو ڈائریکٹلی. اور میں ان کو رائے دوں گا کہ اس کام سے باز آنا چاہیے. یہ کوئی ضد والی بات نہیں ہے. اپنی انا کے خاطر پہلے بھی جیسا بھی ایسے کیا تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اٹ واز ناٹ فروٹفل فار دا گورنمنٹ, اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. اور آپ راہ ہموار کر رہے ہیں تیسری طاقت کے لیے, اور تمام سیاستدان پشیمان ہوں گے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا ہے. پھر 9 سال کی ان کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ عدلیہ کا سہارا لے کے آپ تیسری طاقت کو دور رکھتے ہیں, اور عدلیہ جب رات کو بیٹھتی ہے تو وہ بھی اس تیسری طاقت کو دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے حکومت کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عدلیہ حکومت کو تحفظ دیتی ہے اور طاقتوں کے خلاف. اور ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طلب کرنا سپریم کورٹ جج کو, یہ طلب کرنا رجسٹرار کو, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں, یہ کس کا شریکہ ہے؟ تو پہلے جو بیٹھے ہیں تو یہ میں نہیں چھڑا گا جی. میں سمجھتا ہوں ہمیں ایسے جو پارلیمان کے لیڈر ہیں, جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, ہی شوڈ بی اے اسٹیٹسمین انسٹیڈ آف بینگ اے پیٹی پالیٹیشین. ٹھیک ہے, آپ کے خیال سے کہوں گا کہ یہ کوئی جیت نہیں ہوگی حکومت کی,
अगर परेशान करेंगे अदलिया को कर लेंगे, कोई शक नहीं, लेकिन अल्टीमेटली विक्ट्री वुड बी दैट ऑफ जुडिशरी. यू फाइंड पीपल द कंट्री स्टैंडिंग बिहाइंड द जुडिशरी, नॉट द पार्लियामेंट. जी ठीक है डॉक्टर साहब इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि अदलिया को की तजलील करने के मुतरादिफ है, चाहेंगे तो वक्ती तौर पे अदलिया को परेशान कर लेंगे, लेकिन नुकसान मुल्क का है, रियासत का है, इदारों का है, अपनी जगह पे बात दुरुस्त है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि जब डॉक्टर साहब बात करते हैं कि अदलिया की तजलील के मुतरादिफ है, वो हुकूमत कहती है कि अदलिया में भी तकसीम है, और वो कहती हैं कि जिन्होंने फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ दिया है वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं, और जो 4 जज साहिबान का वो बकौल उनके फ़ैसला हमारे हक़ में है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, और वो बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं. तो ये जो तकसीम है इस वक्त, जो एक तरह से खैर मेरे लीगल करियर में तो अनप्रेसिडेंटेड है, बाकी 1997 हमने किताबों में पढ़ा हुआ है, जैसे सजाद अली शाह का कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, आपने तो देखा है. तो इस तकसीम को मद्देनज़र रखते हुए ये हो सकेगा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इवेंचुअली रूल ऑफ लॉ होगा और अदलिया की बात करते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ तो अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा. इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमास जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अदलिया के अंदर एक डिस्कॉर्ड है. आपस में जज जो हैं वो बहुत सारी बातों में इत्तेफाक नहीं कर रहे, बट ये कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है, ये आम तौर पे होता रहता है. हाँ, इस दफ़ा ये चीज़ें जो आपस की डिससेटिस्फेक्शन है और आपस के डिसएग्रीमेंट हैं, ये ज़रा वाज़िह तौर पे सामने आ गए हैं. अब कौन किसको आप ज़िम्मेदार कर सकते हैं, वो नामुनसिब होगा इस तरह पब्लिकली इस बात को कहना, बट आई एम श्योर. लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रेक डाउन हो चुका होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है. उसकी वाज़िह निशानदेही ये है कि 90 डेज़ से इलेक्शन जो हैं वो आगे जा चुके हैं. जी पहले अदलिया ने एक पहली डेट दी, आई थिंक 30 अप्रैल, उसको इलेक्शन नहीं कराया चीफ इलेक्शन कमीशन ने, वाज़िह डेविएशन हुई इस ऑर्डर से. उसके बाद अब 14 मई का ऑर्डर किया, ऑस्टेंसिबली वो भी डिफाइंस हो रही है उसके अंदर, रिक्विजिट फाइनेंसेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हुए. जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन तो हो चुकी हुई है और सिस्टम ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है. और ये जो गुफ्तगू और लहजा हमारी पार्लियामेंट में इख्तियार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, ये लैक ऑफ स्टेटमेंटशिप्स दिखाता है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम्स के अंदर ऐसा होता नहीं है. अदब और रवायत और उसके रस्म व रवाज के मुताबिक एक डेकोर मेंटेन किया जाता है. जिस किस्म का भी क्रिटिसिज्म करना है पार्लियामेंटेरियंस ने, दे आर रिस्पेक्टेबल. But I'll raise the same point again, sir. The point is कि आप जो बातें कह रहे हैं, अगर तो इसके ऊपर अदलिया सारी मुत्तहिद होती कि जी ठीक है, ये जितनी भी बातें हो रही हैं पार्लियामेंट या मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये गैर मुनासिब हैं और ये ठीक नहीं है, फिर तो चले हमें कुछ लगता कि सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ में जान है. लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जज साहिबान के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, बाकी सुप्रीम कोर्ट उस पर खामोश है, और उस पे नज़रियाती कानूनी इख्तलाफ हम देख चुके हैं, वो भी सामने आ चुके हैं. बेंच टूट रहे हैं, जजेस रिक्यूज़ कर रहे हैं. सर, ये एक स्ट्रेसफुल टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी के अंदर एक डाइसेंशन है. लेकिन ये इससे अखज़ करना कि जुडिशरी के कुछ जजेस जो हैं वो चाहते नहीं हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के मुताबिक इलेक्शन टाइम पे हों. मेरा नहीं ख्याल किसी जज ने ऐसी कोई बात की है कि टाइम के इलेक्शन नहीं होने चाहिए. सिर्फ मोडेलिटी में फ़र्क है. कुछ जजेस, ऑनरेबल जजेस का ख्याल ये है कि रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को ये फैसला करने दें, क्योंकि ये प्रोविंशियल मैटर है. लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा तो यही निकल रहा है ना, जो भी उन्होंने अप्रोच, आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 दिन में इंतखाबात में होने चाहिए, लेकिन जब इंतखाबात 90 दिन में होते हुए नहीं नज़र आ रहे, तो उसी मौके पे उन्हें अस खुद नोटिस का इख्तियार जो है उसके हवाले से रेगुलेशन याद आ गई, और उन्होंने कहा कि अस खुद नोटिस का म्यार पे. मुझे नहीं समझ आती कि अगर 12 करोड़ आबादी के सूबे में राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा, वो ब्रीच ऑफ अ फंडामेंटल राइट नहीं है, तो कौन सी ब्रीच ऑफ अ फंडामेंटल राइट है या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कौन सा केस हो सकता है? लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं है. देखें, कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के बेशुमार अदवार आते हैं जिसके अंदर पोलराइजेशन कोर्ट्स के अंदर भी हो जाती है. आप एल गोर और बुश का इलेक्शन देखें अमेरिका में,
اس میں سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہو گئی. اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں. امریکن سپریم کورٹ کے اندر ڈائسینشن آئی, برٹن کے اندر ڈائسینشن آئی. انفیکٹ جو کانسیپٹ ہے 17 ججز یا 15 ججز کا, ایچ جج جو ہے وہ کورٹ ان اٹ سیلف ہے, تو ان کے درمیان اختلافات ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن ان اختلافات کو پبلکلی اتنا اجاگر ہونا, اور اس میں کچھ ججوں کی اپنی انوالومنٹ بھی ہے اپنی کنڈکٹ کی, وہ نامناسب ہے. پورے پاکستان کے جوڈیشل آفیسرز جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے, وہ اس پہ پریشان ہیں. وکلا جو رسپانسبل اور گڈ پبلک سٹینڈنگ کے وکیل ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور ہر بندہ اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے نظر نہ آئیں کہ لوگ عوام جو ہیں اس کے اندر ہنسی کا باعث بنے. آپس کے تعلق اختلافات جو ہیں وہ ٹھیک ہے, عام سی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. عارف چوائس صاحب, یہ جو امتیاز صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ڈائسینشن ہے وہ ویسے تو خوشائن ہو, آئی ایگری ود دیٹ کہ قانونی بنیادوں پہ, نظریاتی بنیادوں پہ اگر ججز ڈائسینٹ کرتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور ہم نے وہ وقت دیکھا ہے سپریم کورٹ میں افتخار چوہی صاحب کے زمانے میں یا ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں کہ جب ڈائسینٹ ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا, اور بطور وکیل ہم ترس جاتے تھے کہ یار کبھی تو کوئی ڈائسینٹ ہو. جو ججمنٹ آتی ہے وہ یونانیمسلی آتی ہے اور کوئی ڈائسینٹ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. لیکن بات یہ ہے کہ ڈائسینٹ قانونی نظریاتی بنیادوں پہ از اے گڈ تھنگ, نو ڈاؤٹ, بٹ اس ڈائسینٹ کی بنیاد پہ اگر پولیٹکس ہو رہی ہو پولیٹیشنز کے مابین, وہ غلط ہے. اور وہاں پہ میرے خیال میں نقصان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بطور ادارہ ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ بیرسٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دی فرمسٹ پلر آف گڈ گورننس, یہ ایک بنیادی بات ہے. اگر کوئی گورننس ہو, کوئی گورنمنٹ ہو اور وہ گورن کر رہی ہو, پراپرلی ڈلیور کرنا چاہے, تو پھر تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے ملک کو ایک اچھی جوڈیشری دینا ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں اس کا سب سے بڑا کردار حکومت وقت کا ہوتا ہے. جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے ڈائسینشن, وہ بیرسٹر صاحب ڈائسینشن جو ہے, یہ اختلاف جو ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہم سارے پڑھتے رہتے ہیں. وہاں معاملہ دو بنیادی ایشوز پہ کورٹ کی کانسٹیٹیوشن بھی ہوتی ہے, آپ کو سب کو معلوم ہے. تو وہ آپس میں جب اختلاف آتا ہے تو وہ اس طرح کا اختلاف نہیں آتا کہ جو جج بینچ میں بیٹھے نہیں ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات یہاں جو معاملہ ہے, اسے ہم ایک امتیاز رشید صدیقی صاحب جو ہیں, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انداز ہے, وہ ہم سے زیادہ اس معاملے میں مہذب ہیں اور شاید الفاظ کا انتخاب بھی وہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن میرے جیسا عام وکیل جو ہے وہ اسے ہضم کرنے کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ یہ چیز ہم نے جو یہاں دیکھی ہے وہ اس طرح کا اختلاف نہیں ہے جو آپس میں یعنی ڈویژن ہو جاتی ہے نظریاتی بنیادوں پر کہ دو ججز جو ہیں وہ اپنا طور پر فیصلہ کرتے ہیں, 3 ججز اور طرح کا فیصلہ کرتے ہیں. یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ جو جج بیٹھے نہیں ہیں کورٹ میں, جنہوں نے سنا نہیں ہے, وہ بیٹھ کے بس کسی ایک جج صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جناب بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو اسمبلیاں ٹوٹی تھی وہ کس کے کہنے پہ ٹوٹی تھی, وہ ٹوٹنا اس کا صحیح تھا یا غلط تھا. یہ وہ بات ہے کہ جو کسی کو قانون اور آئین سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایشو تو کہیں ہے نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی یہ جو پروویژنز ہیں ان کے بارے میں اگر ہم اس طرح کہنا شروع کر دیں اور اس کو بنیاد پہ پہنچ جائے جو آج تک کسی نے ایجیٹیٹ نہیں کیا, تو اسے ہم اس طرح کا کوئی جوہری اختلاف نہیں کہہ سکتے. اسے وہ اختلاف کہیں گے جو اس سے کہیں اور ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میں نے تو بینچز کو اس میں جو ججز دوسری طرف ہیں ان کو میں نے ایسے کیسز میں بھی جس طرح وہ احتساب والا معاملہ ہے اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ان کا بالکل ایک علیحدہ سٹانس ہی علیحدہ ہے ہر معاملے میں. اور پھر ذاتی طور پر اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت, وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ان کی ڈویژن ہے, ہمارا کیا کر لیں گے, چلے جی اپنے گھر کو تو سنبھالیں. اور دوسری بات جو ان کے ذہن میں اور خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے, شاید خدا نخواستہ یہ بات ایسے ہی ہو,
لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید آئین کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اس معاملے میں میرا یقین کامل ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارہ سٹیٹ ہے یا جو سٹیٹ کی رسپانسبلٹی جس کے پاس ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایک ایسے ادارے کو جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنے کسی قرارداد کے ذریعے سیٹیسفائڈ کر سکے, یا وہ یہ کہے کہ جناب ہم تو 3-4 کو مانتے ہیں 3-2 کو نہیں مانتے. یہ ان کی مرضی پہ کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا, اور نہ ہی آئین میں اس طرح کی کوئی پروویژن ہے کہ جناب یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہو گیا پک اینڈ چوز چوہے کرے. صاحب, اگر آپ اجازت دیں کیونکہ بریک کا وقت قریب ہے, میں چاہتا ہوں اظہر صدیق صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں, پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اظہر صدیق صاحب, اب سپریم کورٹ کا آج تحریری حکم نامہ آ چکا ہے, سماعت کل صبح 11:30 بجے دوبارہ ہو رہی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ حکومت کا موقف تو سامنے ہی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں مانتے 3-2 کے فیصلے. احتشام صاحب, چونکہ میں اس کیس میں وکیل ہوں شروع سے لے کر اب تک, اور جتنے حقائق مجھے پتہ ہیں, پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں جو ہمارے جنہوں نے ڈائسنٹ اوپینین دیا ہے انہوں نے ہائی کورٹ کا ریکارڈ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ 10 فروری کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس جواد حسن کا. جسٹس جواد حسن وہی ہیں جنہوں نے حمزہ شریف کو حلف لینے کا کہا تھا چیف اسپیکر سے. تو یہ جو باتیں آج کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر لیا, ایسی باتیں تو وہاں کیوں نہیں بول رہے؟ اب 10 فروری کا فیصلہ تھا, اور اس میں کمال کی بات ہے گورنر کہتا تھا کہ یہ بائی فلکس آف ٹائم ہوا, ڈیٹ میں نے نہیں دینی. الیکشن کمیشن کو کہا گیا میں نے نہیں دینی. الیکشن کمیشن کو کورٹ نے کہا کہ آپ ڈیٹ دے دیں, اور وہ ڈیٹ اس لیے نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ کرانا نہیں تھا. یہ الیکشن کیا, آج جو اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کرائسس دیکھ رہے ہیں نا, اس کا ذمہ دار صرف ایک ہے, اور وہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے اگر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو یہ جھگڑا ہی نہیں تھا. آج اگر الیکشن کمیشن کی ڈیٹ دے دی ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جانا تھا. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ کیا کیا, انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی. یہ معاملہ انٹرا کورٹ اپیلوں میں آ گیا, اور انٹرا کورٹ اپیلوں کے سامنے آ کر یہی گورنر پہ بھی لے کے آ گیا اور وہ بھی لے کر آ گیا, اور معاملہ کو ڈیلے کیا گیا. اب ڈیلے کرتے ہوئے جب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ نے اس کا از خود نوٹس بھی لیا, اور از خود نوٹس لینے اس پہ اعتراض نہیں ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس. اب سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو رہی ہے, ڈیویشن کا لفظ نہیں میں کہہ رہا, کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہو رہی ہے, سپریم کورٹ نے اب معاملے کو ٹیک اپ کیا. 9 ممبر بینچ بنا. 9 ممبر بینچ میں سے 2 ممبر بینچ تو وہی تھا جنہوں نے از خود نوٹس لینے کا کہا. 2 نے بیٹھے ہوئے جب اپنے تئی کہہ دیا کہ ہم اس پٹیشن کو ڈسمس کر, جب اس پٹیشن کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی, جب کورٹ نے کوئی آرڈر ہی نہیں پاس کیا, 2 نے اپنے تئی, میں تو اس کو مس کنڈکٹ سمجھتا ہوں بڑے واضح طور پر کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ انہیں جوڈیشل نارمز نہیں پتہ ہے. اور الٹیمیٹلی کورٹ کا آرڈر آف دی ڈے تھا, 5 ممبر بینچ بنا. 5 ممبر بینچ نے کیس سنا, اس میں سے 3 نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اور الیکشن شیڈیول دے دیا. 2 نے ڈائسنٹ کیا. اب 2 نے ڈائسنٹ دیتے ہوئے 2 کا ذکر کر دیا جو کہ بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے. پوری دنیا کی جوڈیشل ہسٹری میں اس طرح کا آرڈر نہیں ہے, اور یہ مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کسی وقت گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی یہ آرڈر آ جائے کہ پاکستان میں اس طرح کے آرڈر پاس ہوتے ہیں. اب آرڈر جب ہو گیا, الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا اس کو. الیکشن کمیشن نے اپنے تئیں جو ہے پھر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اس کو الیکشن شیڈیول کو نلیفائی کر دیا. پھر سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ گیا. 4 اپریل کو جب معاملہ کہہ دیا, 14 مئی کے الیکشن کا کہہ دیا. اب یہاں دیکھیے گا, اب جو اختیارات سپریم کورٹ نے استعمال کیے, یہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت, 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کو استعمال کرنے چاہیے تھے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو نہ پکڑا گیا, نہ روکا گیا اس کو, تو یہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جانا ہے, اور آ چکا ہے اس وقت. اور وہ کیا کیا جا رہا ہے, اب ایک طرح کی بات ہو رہی ہے. جب 2 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تو مریم اور نواز نے کہا کہ ہمارا بیانیہ, یعنی یہ کوئی بات طے کرنے والی کہ آپ 2 جج نے فیصلہ دیا تو میرا بیانیہ کہاں سے آ گیا. سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیوائیڈ یہ چل رہی ہے, جو معاملہ چل رہا ہے, وہ سوچنے والی بات ہے. لیکن ایک بات بڑی بات ہے, کیا فرما دیں آپ, مکمل کر لیں پلیز. دیکھیں, اب ایک بات بڑی واضح ہے, توہین ہو چکی ہوئی ہے. اچھا جی, اپنا پیسے نہیں کہتے تھے, پیسے آ گئے سامنے, ایک چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہے. اور جس طرح یہ پارلیمان نے
अपना वजीर आजम ने, काबीना ने खेला, क्या इस तरह की इजाजत दी जा चले अब सकती है? देखते हैं कि इसमें अगर जाना नहीं जा अब सकती बकौल है। आपके तौहीन हो चुकी हुई है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो क्या सुबह ही होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवालनामा। एक सवाल आपको दिखाते हैं परवेज इलाही साहब का, जिसमें वो शरीफ खानदान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जो है ये सारा खानदान बदनीयत है, ये सारे जो है ना ख्वाजा आसिफ रोज गालियां देता है, ये आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जी हम आइन के ये पासदार, ये कहाँ से आ गए पासदार? इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का भी, इस कौम का भी और आइन का भी। एक दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। इम्तियाज साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, हुकूमत की बड़ी उम्मीदें थीं इसके साथ सर, इस बिल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जुड़ी हुई है, आपने स्टे ले लिया इसके ऊपर? देखिए ये जो बड़ा बिल जुल्म है, किया सर, वैसे बड़ा जुल्म किया। ये जो बिल है, और अब तो ये एक्ट बन चुका है, नोटिफिकेशन 10 आर्टिकल 75 के तहत, हाँ। ये कानून और आइन से इसका टोटल कन्फ्लिक्ट है, मुतसादिम है। और जो सुओ मोटो नंबर 1 ऑफ 2022, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो थे, उनकी असम्बली जब डिज़ोल्व हुई थी, उसको रिस्टोर किया था, उसकी जजमेंट के अंदर यही जो गवर्नमेंट है उस वक़्त ऑपोजिशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आप असम्बली, नेशनल असम्बली की प्रोसीडिंग में इंटरफियर करें, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुई है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न के तहत इसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं और असम्बली को रिस्टोर करें। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, सही, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के यही जजेस थे जिन्होंने असम्बली को रिस्टोर किया था। ठीक। और उस वक्त यही गवर्नमेंट, जो लोग हैं, जो अब गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने इसको लैंडमार्क जजमेंट कहा था और इंसाफ और अदल की फतह करार दी थी। और यही असम्बली आज कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट असम्बली के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। ये तो कानून बनना चाहिए था उससे पहले, ये जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज। वैसे ये इन्होंने जो कानून पास किया है, आप कह रहे हैं कि जी ये आइन से मुतसादिम है, बिल्कुल ही अजीब ही, इन्होंने उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, मतलब कि इट विल ओपन द फ्लड गेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आपने 184(3) के तहत आज तक होने वाले तमाम फैसलों में राइट ऑफ अपील दे दिया कि 30 दिन में कौन सा केस नहीं खुल सकता सर? सर जो कॉन्सेप्ट ऑफ अपील है, वो एपेक्स कोर्ट जो फाइनल कोर्ट है, उसके अंदर नॉन एग्जिस्टेंस है अपील। किसके खिलाफ अपील? सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगी, सुप्रीम कोर्ट जज सुनेंगे। बट द क्वेश्चन ये नहीं है, एक रियलिटी में क्वेश्चन ये था कि चौधरी इफ्तिखार जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आर्टिकल 184(3) को बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया। उन्होंने ज़्यादा बेदर्दी से इस्तेमाल किया था साकिब निसार साहब ने? सर साकिब निसार साहब के ऊपर मैं उनको डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इस्तेमाल तो उनके ज़माने में भी काफ़ी ख़राब हुआ, यानी कि मुकाबला सख्त है। मुकाबला खैर चौधरी इफ्तिखार साहब ने इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया जी। इस आर्टिकल को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया, छोटी छोटी बातों पे सुओ मोटो नोटिस हुए। सर वैसे जुल्म जो ज़्यादा हुआ ना, वो लीगल कम्युनिटी के साथ हुआ, मुल्क के साथ तो चलो हुआ, वो तो 75 सालों में हो रहा है। बड़ी उम्मीदें थी लीगल कम्युनिटी को, जिस तरह सारे निकले थे इफ्तिखार जो सब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये लोगों बताऊँ, बहुत सारे वकील ऑनेस्ट अपराइट हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक एक्सेस नहीं होती। जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव वकला बरादरी है और जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में वॉक करने वाले हमारे बार मेंबर्स हैं, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को, बेदर्दी से एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसे बनाते हैं, वोटों की सियासत करते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ अलाइन हो जाते हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स को बिल्कुल कमज़ोर और तनहा कर देते हैं। मैं समझता हूँ इस पे हमें जिहाद करने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक। आरिफ चॉइस साहब ये फरमाइएगा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिस पे इम्तियाज़ सदीकी साहब ने लिया है स्टे, अब ये भी 8 तारीख है ना सर?
8 तारीख को समाअत होनी है इसके ऊपर। तो अब आपको क्या लगता है कि जो तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बीच, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, इंतखाबात का केस तो है ही है, लेकिन साथ ये भी है, लेकिन वहाँ पे 3 जज साहिबान का फैसला है, यहाँ पे 8 जज साहिबान का फैसला है, उधर 3 बुरे हैं, इधर 8 बुरे हैं। तो ये तो फिर बड़ी अजीबोगरीब सी बात होगी ना कि जो फैसला आपके खिलाफ आ रहा है उसमें फिर जितने भी जज साहिबान हैं आपको सारे बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। देखिए, उन्होंने तो बहुत क्लियर कह दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा बैरिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि आप हमारे केसेस उन जज साहबान के पास ना लगाएं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले किए हैं। यानी मतलब है वो, यानी इससे ज्यादा एक साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट अंदाज में चीजों को देखने वाला आपको प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा। वो कहता है कि जनाब हमें इसमें की कोई और छोड़े, सीधा सीधा जो हमारे हक में करने वाले फैसले हैं उनके सामने हमारे केसेस लगा दे और जो हमारे खिलाफ फैसले करने वाले उनके पास ना लगाए। तो इससे बात बड़ी वाज़ेह, असल मामला जो बैरिस्टर साहब है ना, ये बाद में आई है बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। असल बात जो है, पहले मामला जिससे जो है वो उनका इलेक्शन से भागना है। अब वो बात बड़ी सीधी थी इलेक्शन वाली, उसको तो आप कोई दुनिया का एक शख्स जो कानून और आइन से वाकिफ है वो उसके बारे में सेकंड राय रखता नहीं है, राय रख सकता है। लेकिन अब इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि अब कोशिश करें कि आर्टिकल 184(3) जो है उसको इस अंदाज में उसके इर्द गिर्द खेलने की कोशिश करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 184(3) जो है उसको आईनी अमेंडमेंट के अलावा तो चेंज नहीं किया जा सकता। वो उसे चेंज उसकी यानी अमेंडमेंट करने की बजाय सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए इन्होंने कोशिश ये की है कि जनाब उसके जो असरात हैं, जो इनके ख्याल में मसमूम असरात हैं, उससे बचने का ये तरीका है कि जनाब उसके अंदर आप ये कह दें कि जनाब इसमें अपील का भी राइट दे दिया जाए और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अदरवाइज नहीं कर सकते आईनी अमेंडमेंट के जरिए। एक बात आपको, चूंकि आपने डॉक्टर साहब से पूछा था, वो मैं तो उसका जवाब दे सर क्विकली प्लीज, 30 सेकंड्स में एक ब्रेक लेना है, 30 सेकंड्स में। जी वो एक सिर्फ इतना कहूंगा कि इनके बारे में राणा साहब का या दूसरे लोगों को जो आप बता रहे थे, वो कहते हैं कि तेरे हाथ ते सारियां सिद्धियां ने मेरे हाथ दी पुठी लकीर दसी, आप इत्थे भी उत्थे भी जन्नतां विच मैनू दोज़खां राह सीधा तीर दसी, शर्मा ला के फेर शरीफ है तू मैनू कमी हकीर फकीर दसी, ओ इको मिट्टी दे आपा इंसान दोवे, तू कोई जिन्न दा नहीं मैं कोई जिन्न दा नहीं, तू कोई परी दा नहीं। वाह 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 आरिफ चाई साहब, वाह। इसी नुक्ते पे एक ब्रेक लेते। वेलकम बैक टू सवालनामा। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, अब क्योंकि आखिरी प्रोग्राम के लम्हात हैं आज के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हम इस तरफ भी आपसे रहनुमाई लें कि ये अब जो भी सिचुएशन है, जो डेडलॉक है इस वक्त, जो केओस है और ये बिगड़ने का ख़तरा है और उसका नुकसान मईशत को भी होगा, मुल्क को भी होगा, रियासत को भी होगा, 22 करोड़ आवाम को भी होगा। मैं कल के शो में, परसों के शो में डिस्कस कर रहा था कि वो श्रीलंका ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट करने के बावजूद कहते हैं जी, वो ब्लूमबर्ग की खबर है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इस वक्त श्रीलंका के इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा है। और फिर हमारी कुछ आदत ही ऐसी है, मैं जिक्र कर रहा था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, बट दैट इज़ नॉट अ न्यूज़ सर, दैट इज़ नॉट, वो खबर है लेकिन वो खबर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वो उस तरह से ना उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ना फोकस होगा। वो किस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जी, वो मियाँ साहब नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, वो ज़रा क्या कहते हैं अंदर, व्यूअर भी यही ज़्यादा सुनना चाहता है, ज़्यादा यही सुनना चाहता है। He doesn't care कि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ख़वातीन के लिए काम करने के मौक़े, whatever the situation is। अब जो इस डेडलॉक में से आपको कोई रास्ता, कोई उम्मीद नज़र आ रही है? जो सिचुएशन है, कोई स्टेक होल्डर ऐसा है जो कोई पॉजिटिव रोल प्ले करे और मामलात सुलझने की तरफ चले जाएं यहाँ से, ना कि ख़राब हो? सर मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं जी। एक तो आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अगलिया खून लगा हुआ है ना, अगलिया को एक अंदर से खून लग गया हुआ है, जब तक आप फॉर एग्जाम्पल जब आप जजेस चूज करते हैं लोअर कोर्ट्स में, कभी कोई शिकायत आई है? कोई वाकया बता दे जिसमें लोगों ने अप्रूव किया हो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट,
सब कहते हैं ये पार्टीजन है। जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी हम पार्टीजनशिप एट्रीब्यूट करते रहेंगे और अदलिया का मुकाम नीचे आता रहेगा। तो एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपकी वसादत से कि लेट्स रीहैश द मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ताकि ये जो दाग लग गया अदलिया को कि पार्टीजन है, किस पार्टी से है, किस में बनाया इनको, और वो एक दाग लग जाता है थ्रू आउट द याद पड़ता है एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। एक होता है जी इसके पास मेरा केस आ रहा है, ये जज पीपल पार्टी का है, यहाँ केस लगा रहे ये नून का जज है। ये बातें हम सुनते आए हैं, सुनते बड़े हुए हैं। तो इस अगर आप कर रहे हैं कुछ चीज रीहैश कर रहे हैं तो रीहैश करें मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मैं बड़े अदब से कहूँगा कि डोंट अडॉप्ट द रोल ऑफ पॉलिटिशियन ओनली, बिकम स्टेट्समैन। जो सीनियर पॉलिटिशियंस है दे शुड प्ले द रोल ऑफ स्टेट्समैन, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट फर्स्ट एंड देन द पॉलिटिकल पार्टी। जब तक ये नहीं होगा हम इस दलदल में फंसे रहेंगे। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी। और चाहते तो हम यही हैं कि कोई निकल आए रास्ता, यही चाहते हैं कि कोई जो असल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ फोकस चला जाए, उन लोगों का जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिनके हाथ में इस मुल्क की बागडोर है। और लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं उसमें सियासी मफादात इतने मुकद्दम हैं कि मेरे और आपके मामलात बहुत पीछे, बहुत ही ज़्यादा पीछे, थोड़े बहुत नहीं, कहीं बहुत ही ज़्यादा पीछे। लेकिन इनको आगे इंशाल्लाह लाना है और वो हमने ही लाना है और इंशाल्लाह लाएंगे। अपना ख्याल रखें, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।